साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज यहीं से यह चैप्टर समाप्त होगा तथा नया चैप्टर हम परसेंटेज शुरू करेंगे। साथियों, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका आज हम अच्छे से कंसेप्ट समझते हैं। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ये क्या कहा है? माध्य। मैं पहले इसके पहले बताया था कि औसत माध्य क्या होता है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक जाते हैं? n नंबर तक जाते हैं। इनका डायरेक्ट फार्मूला मैं लिखवा चुका हूं पहले लेक्चर में। इसका क्या होता है? इन संख्याओं का योग बराबर होता है योग प्राकृतिक संख्याओं का n + 1/2। अब देखिए ये हो गया फार्मूला, पर इसको निकालते कैसे हैं ये बताया था। ये क्या 1 2 3 ये कैसी सीरीज है? अब देखिए मेथड समझ लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए। ये फार्मूला डायरेक्ट होता है, पर ऐसे हम समझ सकते हैं कि आया कहां से। ये तो समांतर सीरीज है। इसमें d कितना है? सारांतर। कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं 2 - 1 3 - 2 डैश डैश डैश। तो कितना आया? 1। तो फार्मूला होता है समांतर सीरीज में योग का n/2 2a + n-1d। तो n क्या है? n का n रखते हैं n/2। a क्या है? प्रथम नंबर 1 है, तो 2 × 1 + n-1। d कितना है? दोनों का अंतर 1 है। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये सॉल्व हो जाएगा n/2 अंदर हो जाएगा 2 + n-1। तो एक बचा इसमें, तो n/2 n + 1। ये इस फार्मूले से ये आ गया। तो ये आपको ये फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। पर ये कैसे आया? तो इस फार्मूला से आया। जो समांतर सीरीज का फार्मूला होता है योग का, उस फार्मूले से हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन निकालते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये हमें योग का फार्मूला पता है। तो माध्य क्या होता है? जिसको कहते हैं औसत माध्य बराबर हो जाएगा सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं। नोट करिए, यह होता है औसत माध्य होता है सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें पता हो गया है। क्या दिया है? n + 1/2। अब कुल प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं कितनी है? n है, तो डिवाइडेड बाय n कैंसिल, तो ये हो जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यह इसका आंसर है। नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था, पर यह है कि इसका समझने वाली बात थी कि इसका योग क्या होता है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो निकालने का मेथड भी आना चाहिए कि SN, ये समांतर सीरीज बन रही है तो उसका SN होता है फार्मूला n/2 2a + n-1d। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा n + 1/2। ये आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको अगले इसके लेक्चर में ट्रिक बताऊंगा कि किसी का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। आसानी से हम देख करके बता देंगे कि इसका पूर्ण वर्ग है या नहीं। ये ऐसे इसमें क्वेश्चन ले लिए, पर आपको स्क्वायर रूट की जो ट्रिक है उसके द्वारा पता होना चाहिए कि कौन पूर्ण वर्ग है कि नहीं।
तो मैं अगले लेक्चर में या एक दो लेक्चर के बाद बताऊंगा स्क्वायर रूट की ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी नंबर को कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। यहाँ पे हम केवल अभी आंसर के माध्यम से देख लेंगे कि यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहां से 529 लास्ट का संख्या हमको पता है, ये 529 नंबर लास्ट का हम देख करके बता देंगे। एक लास्ट नंबर है, ये 23 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। अभी कल बताया था एक ट्रिक के माध्यम से कि किसी भी का स्क्वायर कैसे एक 10 सेकंड में कैसे करते हैं। इसका स्क्वायर 224, इसका स्क्वायर 9, और हमेशा 2 डिजिट में लेते हैं, मतलब 2 अंकों को लेते हैं तो 0 लगा देते हैं, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर 1 डिजिट यहां से छोड़ते हैं राइट साइड से, आपस में मल्टीप्लाई कर 2 × 3 और ऊपर वाला स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर 2 × 3 6 दूनी 12 जोड़ देते हैं तो 9, ये हो जाएगा 2 5, तो 529 आ गया, ये 529 ही दिया है। अब देखिए तो इसका मतलब ये इसका परफेक्ट पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जब आपको किसी भी स्क्वायर रूट निकालना जानेंगे मेथड से तब ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, वैसे आंसर के माध्यम से आप देख सकते थे। चलिए नोट करिए। अभी मैं इसके और बता दे रहा हूं, किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक वीडियो भी बनाया था कल 1 मिनट का, देखिए सबसे पहले करते हैं इसका स्क्वायर हमेशा लिखते हैं इनको, चाहे वो स्क्वायर है 2 डिजिट में 2 अंकों में लिखते हैं। यदि 1 अंक में आता है तो उसके पीछे 0 लगा देते हैं 2 डिजिट में, फिर आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 5, फिर इसका भी जो स्क्वायर है उसका मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो 4 5 20 से 40 आ जाएगा। इसका हो जाएगा 4 4 16, ये हो जाएगा 5 5 25। आप इसमें 40 को इधर 1 अंक छोड़ करके हमेशा जोड़ा जाता है तो 40 जोड़ दीजिए, यही ट्रिक है। 2 6 4 10 2 2025। अब देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है। चलिए इसका पूरा डिटेल लेक्चर लूंगा अगला, मैं अभी समझाने के लिए केवल बताया था ये कि किसी भी संख्या का बहुत आसानी के साथ कैसे स्क्वायर रूट लेते हैं, बहुत आसानी के साथ कैसे उसका वर्ग करते हैं। ऐसा है किसी भी नंबर का क्यूब लेते हैं और उसका किसी भी नंबर का क्यूबिक रूट लेते हैं, बहुत आसानी के साथ हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है 17 फैक्टोरियल में सैकड़ों के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। देखिए जो कोई कंसेप्ट हम क्वेश्चन उठाते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि हर टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन लिया जाए। तो नंबर सिस्टम में हर क्वेश्चन क्या अपने आप में एक कंसेप्ट होता है, इसीलिए नंबर सिस्टम में 10 लेक्चर लेना पड़ गया, और सबके 2 या 3 लेक्चर बहुत होते हैं परफेक्ट हैं। पर ये नंबर सिस्टम में पूरे चैप्टरों का जितना है भी अंकगणित का अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो पूरे का मिक्सअप करके दिया रह जाता है। तो हम देखिए फैक्टोरियल दिया 17 फैक्टोरियल। अब देखिए इसका होता है फैक्टोरियल ऐसे लिखा रहता है, तो मैं एक फार्मूला इसका होता है, जैसे ये लिखा हो n फैक्टोरियल ऐसा लिखा हो, या ऐसे भी लिखा रहता है फैक्टोरियल का ऐसे लिखा हो, ये थोड़ा सेम चीज है ऐसे। तो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल का फार्मूला याद रखिएगा, एक एक नंबर घटाते जाते हैं, घटाते जाओ तो कहां तक जाना है, लास्ट तक, जब तक 1 ना आ जाए। तो इसका मतलब n में कहां तक घटाते, n 1 ना आ जाए, तो इसका मतलब हम n माइनस 1 तक घटाते, ऐसे संख्या का करते हैं। अब देखिए मैं कह दूं कि 5 का फैक्टोरियल आप बताइए, 1 तक चलना है, घटाते जाना, 5 पहले रखो, फिर एक घटाओगे गुणे 4, फिर एक घटाओगे गुणे 3, फिर एक घटाओगे 2 गुणे 1, मैंने 1 तक जाना है। तो ये होगा इसका फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही 17 का फैक्टोरियल देखना है, इसको नोट कर लीजिए। फैक्टोरियल का फार्मूला ये होता है, इसका मतलब हमको कहां तक जाना है, लास्ट में 1 तक जाना है। तो n -1 n -2 डैश डैश डैश, हमको n से 1 अंक कम तक घटाना है, तो तभी एक आएगा। तो 5 फैक्टोरियल को बता के दिखा दिया, बता के कि कैसे करते हैं। 5 फैक्टोरियल 5 रखिए, फिर 1 घटाइए 4, फिर 1 घटाइए 3, फिर 1 घटाते जाओ 1 1, हमें 1 तक लास्ट तक जाना है। तो इसका फैक्टोरियल आप पूछ लेता कोई कि 5 फैक्टोरियल 5 चौक 20, 20 60, 6 दूनी 12, 120 आ जाता। तो इसका नोट करिए, फिर मैं 17 फैक्टोरियल बताता हूं। इसका इसलिए बताया, एक्सप्लेन किया कि 17 फैक्टोरियल तभी आपको निकाल पाएंगे जब n फैक्टोरियल का आपको फार्मूला पता होगा।
इसलिए साथियों कोई भी कंसेप्ट आता है मेरी कोशिश ये रहती है कि उसको मैं एक्सप्लेन जरूर करूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। चलिए इसको नोट किए। अब हम 17 फैक्टोरियल का देखते हैं। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है फैक्टोरियल का। अब हम क्या करेंगे, पहले 17 लिखिए, फिर इसमें एक घटाइए 16, फिर घटाइए 15, डैश 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 आप करते जाइए। 5 गुणे 4 गुणे 2 3 गुणे 2 गुणे 1, पूरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं इसको यह समझाना चाहता हूं कि ये क्या का सैकड़े के स्थान पे, जैसे ये इकाई दहाई सैकड़ा, यही हुआ ना, इस स्थान का पूछ रहा कि क्या होगा। अब देखिए एक यहां से 5 छक्के 20, एक जीरो कम से कम यहां पे आ जाएगा, नंबर लास्ट में चाहे जो हो। अब देखिए एक यहां पे आ जाएगा, 5 चौको 20, एक जीरो यहां पे आ जाएगा। अभी और हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई नंबर और होता तो यहां पे मल्टीप्लाई एक बीच एक डेड डेड एक 10 भी तो होता बीच का, एक जीरो इसका, तो कम से कम इसका गुणनफल चाहे जितना बड़ी संख्या है तो लास्ट में कम से कम 3 डिजिट, कम से कम 3, ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम 3 डिजिट तो आएंगे। 10 का आ जाएगा और ये 16 गुणे 15, एक जीरो इसमें भी आ जाता, 5 चौको 20, एक जीरो इससे भी आ जाता, तो 3 डिजिट तो आएंगे। और तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा का पूछा है तो सैकड़े का नंबर क्या हो जाता, सैकड़े के स्थान पर क्या होता, सैकड़े के स्थान पर जीरो होता। यही इसका ट्रिक था। देखिए पूरे संख्या का हमको मल्टीप्लाई नहीं करना था, हम ऐसा संख्या ब्रेक करते हैं क्या जीरो आ जाएंगे, तो हम देखते हैं कि जीरो आ रहे हैं। एक सेकंड, हाँ देखते हैं कि जीरो आ रहे हैं, तो एक 16 से एक 6 पंच 30 आ जा रहा है, एक 10 का जीरो आ जा रहा है, एक 5 चौको 20 करते एक जीरो इससे भी आ जाता, तो 3 डिजिट में लास्ट में कोई भी संख्या होगी 1 कम से कम 3 डिजिट तो आएंगे, और जीरो आ जाए अलग बात है, तो कम से कम 3 अंक जीरो लाभ दाएं साइड से तो होंगे ही होंगे। अब इधर चाहे जितनी बड़ी संख्या है और जीरो भी हो सकते, पर कम से कम 3 अंकों, क्योंकि सैकड़ा का स्थान देखना था तो 3 की जरूरत थी, तो 3 अंक तक हम देख लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यही इसकी ट्रिक थी कि 1 सेकंड में निकालना पूरा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए पूरा गुणा करने न बैठ जाइएगा, आप देखिएगा कि 60 में कहीं जीरो ऐसा संख्या आ जाता है क्या, ऐसा कहीं नंबर का गुणा करने को आ जाए, कभी देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं आ जाता कि बीच की संख्या कोई जीरो आ जाए तो गुणा ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आया जीरो कैसे आया, 5 छक्का 30 करते हैं ना, 16 पंच 80, तो एक जीरो लास्ट में आता, इधर संख्या कुछ भी होती, 10 का एक जीरो आता, 5 चौको 20 का एक जीरो आता, इसलिए मैं 3 जीरो रख दिया। अब देख लेते इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर जीरो होना मस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या कहा साथियों, बहुत अच्छे समझिएगा। यदि आपने कोई भी व्यक्ति हार नहीं माना, उसका जीतना सुनिश्चित है, इसलिए कभी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। एक जगह हारोगे दूसरी जगह जरूर जीतोगे, पर जो कोशिश ही नहीं करता उसका हारना निश्चित है। इसलिए आपको अपना प्रयास करते ही रहना है और हमेशा कोशिश करिए अपने जीवन में कि आगे बढ़ने का, जो आपका मतलब का हो उसको जरूर ध्यान से पढ़ा करिए, जो मतलब का नहीं उसको आप निग्लेक्ट करके चलिए, ठीक है। अब पता चला कि उन चीजों में आप टाइम का बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका आपके लाइफ में कोई महत्व नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में ध्यान दीजिए, आप मटेरियल मार्केट से लीजिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो उस मैटर को जरूर ध्यान से देखिए। इंटरटेनमेंट के साधन बहुत से हैं, पर इंटरटेनमेंट में आप समय न गंवाइए। चलिए सर, 2 दल ए और बी हैं, यदि 3 लोग ए दल से बी में चले जाते हैं और बी दल में सदस्यों की संख्या दल ए से 3 गुनी हो जाती है माना। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 2 दल हैं, ए है और एक बी है, 2 दल है। इसमें मैं सदस्यों की संख्या इसमें x मान लेता हूं, इसमें y मान लेता हूं। देखिए x मान लिया, इसमें y मान लिया। यदि 3 लोग ए दल से बी में चले जाते हैं, अब इससे चले गए 3, किसमें गए, इसमें चले गए, तो 3 इसमें घट जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। अब देखिए तो बी दल में सदस्यों की संख्या दल ए से 3 गुनी हो जाती है, बी दल में 3 गुनी हो जाती है। अब देखिए इससे कंपेयर करना है, अब यहां पे लिख दे रहा हूं, ये कहा x-3, ये कहा y+3 हो जाएगा।
तो 3 गुनी संख्या किसकी होती है? बी दल की। ए दल से संख्या दल ए से 3 गुनी हो जाती है, ये 3 गुना ये हो जाता है। अब देखिए, एक के पास 30 रुपए हैं, दूसरे के पास 90 रुपए हैं, तो 30 रुपए का 90 है ना, क्लियर? तो मल्टीप्लाई किधर करेंगे? 3 का, जिधर कम है उधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 गुना ये है तो गुणा इधर करेंगे तब बराबर हो जाएगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन बना दिए, 3x माइनस 9 y प्लस 3। अब देखिए 3x माइनस वाई उधर ले जाइए, 9 3 12, ये हो गया। अब देखिए दोबारा क्या कह रहा, यदि दो लोगों का दल बी से दल ए में लाया जाता है तो दल बी में दल ए से दुगने सदस्य हो जाते हैं। यदि दो लोगों का दल बी से दल, अब यह देखिए, अब यहां से क्या कह रहा है, यहां से इधर लाया जाता है तो ये x प्लस 2 हो जाता है और y माइनस 2 हो जाता है। अब ये कहा कि b से 2 यहां लाए गए तो यहां पॉजिटिव हो गया, 2 जुड़ जाएगा, यहां 2 घट जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अब इसका क्या हो जाएगा? तब भी ये दूना हो जाता है, तो दूना इधर ये ज्यादा है डबल, तो इधर 2 का गुणा कर देंगे या बराबर कर देंगे। तो आप देख लीजिए, इधर करके देख लेते हैं, फिर इक्वेशन इधर कर देंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू y माइनस 2। यदि इधर से 2 व्यक्ति इधर आ जाते हैं तब भी ये दूना रहता है, तो इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू y माइनस 2। जिधर कम रहता है गुणा हमेशा उधर ही करते हैं, ज्यादा वाले में गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये कम ये है, दूना ये था तो कम ये हुआ, तो इधर गुणा करेंगे तभी तो बराबर हो जाएगा, हमको बराबर करना था। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 6। अब ये इक्वेशन 2 है, 2 तो 2x माइनस वाई, तो अब इधर हम लिख देते हैं 2x, ये क्या था, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। अब ये इक्वेशन 2 था। अब दोनों को आप सॉल्व करने थे। अब देखिए 2 इक्वेशन मिल गए, 2 समीकरण मिल गए, 2 चर राशियां मिल गई x और y, जिसको वेरिएबल बोलते हैं। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब लिख दो घटाने पर, ये देखिए छोटे बच्चों को बताया जाता है 6 7 में, घटाने पर नीचे का साइन बदल जाता है, धन का ऋण, ऋण का धन हो जाता है, माइनस का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है। यहाँ धन था तो ऋण, ऋण है तो यहाँ धन, यहाँ ऋण है तो धन। अब देखिए ऋण धन कट जाएगा बराबर है, तो इधर बच गया x, ये 12 6 18, ये x का आंसर आ गया 18। अब x बराबर 18 समीकरण 1 में रखने पर, इधर नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब x बराबर 18 समीकरण 1 में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए। हम इसमें रख देते हैं, इसमें रखते हैं x का मान, तो 3 गुणे 18 माइनस वाई इक्वल टू 12 दिया है, तो 18 3 54, तो उधर माइनस में जाएगा, दिख रहा साथियों? चलिए मैं आगे कर दे रहा हूं। तो y माइनस वाई इक्वल टू 12 माइनस 18 54, 54 निगेटिव में जाएगा, तो ये घट करके आ जाएगा। चलिए अब मैं इधर डाल दे रहा हूं, इस नोट कर लीजिए। चलिए अब ये आया था 18 54 माइनस वाई इक्वल टू 12, तो y माइनस वाई इक्वल टू 12 माइनस 54 उधर राइट साइड ले जाएंगे, तो ये घट कर आ जाएगा 2, 5 में गए 4, 42 आ जाएगा y। ये माइनस का बचा क्योंकि माइनस ज्यादा था, तो y इक्वल टू 42 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 18 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हमको चेक करना है कि आंसर सही है कि गलत है। अब देखिए कह रहा है ये b का है, ये a है, ये b है। वो कहता है a से b में 3 चले जाते हैं, तो a से 3 लोग चले जाते हैं तो 3 गुना हो जाता है। अब a से ये की वैल्यू 3 ले लो, 3 उधर चले जाए तो ये 15 बचा, 3 घट जाएगा और ये 45 हो जाएगा, तो 15 3 45, इसका मतलब आंसर सही है। चलिए इसकी स्टार्ट लीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों यदि आपको समझ में कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट्स जरूर करिएगा, मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, फास्ट पढ़ाना है तो भी कमेंट्स करिएगा कि और तेज पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग, जैसा हो तो जरूर बताइएगा, नीचे एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए
अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है किसी क्लब के सभी क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 रुपए का है तो क्लब के सदस्यों की संख्या, अब देखिए सॉल्यूशन, अब सदस्यों की संख्या मान ले, सदस्यों की संख्या क्या मान लीजिए यक्स, हम जनरल में यक्स ही मान लेते हैं, वाई भी मान सकते थे, जेड कोई भी, पर सदस्यों की संख्या आप मानिए यक्स। इसकी केवल लैंग्वेज है, आपको समझना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। सदस्यों की संख्या क्या करा, किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए अलग देते हैं, पैसे भी उतने का योगदान देते हैं। अब देखिए सदस्यों की संख्या है तो प्रत्येक सदस्य कितने का योगदान देता है, प्रत्येक सदस्य का योगदान कितने का हुआ, ₹1 का, प्रत्येक सदस्य का। यहां पे लिखा है कि किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या, जितनी संख्या है उतने रुपए का, जैसे हम 100 लोग हैं, 100 लोग हैं तो 100 लोग में प्रत्येक व्यक्ति जितने सदस्य हैं 100 लोग पूरा, प्रत्येक व्यक्ति उतने ही रुपए का योगदान देता है। तो 100 लोग हैं तो हर व्यक्ति 100 रुपए का योगदान देता है, तो यही तो कहा है ₹100। तो सभी सदस्यों का योगदान कितना हो गया टोटल, सभी सदस्यों का योगदान, ये था प्रत्येक मतलब एक व्यक्ति का। तो अब देखिए कितने व्यक्ति हैं, यक्स हैं, यक्स रुपए का एक देता है तो यक्स व्यक्ति कितने देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा यक्स का, तो ये हो जाएगा ₹2 रुपए, ये ₹2 हो गए। और देखिए साथ में कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति उतने पैसे का भी योगदान देता है, तो एक व्यक्ति का योगदान, एक व्यक्ति या एक सदस्य का योगदान पैसे का, ये रुपए कब था योगदान, पैसे भी साथ में देते हैं, तो यक्स पैसे का करता है, पैसे का, तो सभी व्यक्ति का क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा ये ₹2 पैसे आए, ये क्या आए थे, रुपए आए थे। पैसे को जब रुपए में हम चेंज करते हैं तो 100 का भाग दे देते हैं, अब ₹2 को रुपए में बदलिए तो क्या इसको लिख सकते थे हम, ये पैसे हैं तो हम ₹2/100, ये रुपए में हो गए, RS, ये रुपए आ गए, RS मतलब रुपया। अब देखिए इतने रुपए का योगदान किया, साथ में इतने रुपए का योगदान किया, तो टोटल रुपए कितने हो गए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, चलिए करता हूं, देखिए तो टोटल रुपए कितने हो गए, तो कुल रुपए बराबर ये ₹2 था प्लस इतने का पैसे का भी कर रहा था, तो ₹2/100, इतने रुपए का योगदान किया। क्योंकि दो अलग अलग चीज है, समान ही रुपए का और साथ ही ₹1 का भी कर रहा है और यक्स पैसे का भी योगदान कर रहा है। जैसे हम ₹10 का किए कि ₹10 और 10 पैसे का, तो ऐसे ही ₹1 का रहा था, $1 पैसे। अब इतना क्या कहा, जब यदि कुल योगदान कितने का हुआ 2525 का, तो इसके बराबर कर देंगे 2525, जो इतना का योगदान किया वो कितने रुपए के बराबर है, 2525 के। अब इसको जोड़ दीजिए, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 100, तो हो जाएगा 100x² प्लस x² बराबर 2525। इसको भी मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 101 बटे 100 बराबर हो जाएगा 2525। इसको हम लिख सकते हैं 2525 का क्या होता है, इसको हम फैक्टर करेंगे तो 101 गुणे 25 इसका फैक्टर होता है। देखिए गुणा कर दिए, 25 से 25, यहाँ पे 0 था, 25 हो जाए, 25 में 25, तो ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे इतना था बराबर,
अब हम पूरा का पूरा इस लाइन में सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 100, उधर जाएगा, ये भाग था तो उधर गुणा में जाएगा। 101 गुणे 25 गुणे 100। देखिए क्लियर साथियों। अब जब ये है 101 इधर है, 101 इधर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते थे 5 गुणे 5, इसको लिख सकते थे 100 को 10 गुणे 10। अब देखिए वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल जब लेते हैं तो यक्स बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 बराबर 50 रुपए। यहां तो यक्स स्क्वायर था इतना, तो जब यक्स लेंगे तो दो दो के जोड़े में एक ले लेते हैं, चाहे वर्गमूल कर लीजिए ऐसे, दो जोड़े में एक, इधर 5 ले लिए, इधर 10, 50 रुपए। क्लियर साथियों। ये हो जाएगा हाँ डी आंसर इसका आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे फिर एक बार बता रहा हूं, वर्गमूल निकालना तो जानते होंगे कम से कम। ये आ जाएगा 2500, 2500 का वर्गमूल जिसको नहीं आता तो कैसे करते हैं फिर इसको बता दे रहा हूं। इधर से दो अंक लेते हैं, इधर क्या हो गया 55 25 बचा 0 0 तो 1 0 इधर आ जाएगा। ऐसे तो हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए आंसर हो जाएगा 50, यहां पे 50। चलिए क्लियर साथियों। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब देखिए क्या 3 क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए साथियों क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़ा करिए कि यदि क्वेश्चन में थोड़ी भी स्लिप हुई, आपको यदि क्वेश्चन में थोड़ा भी मिस्टेक कर गए, क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में दीजिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि दोबारा पढ़ने की जरूरत है ना पड़े। अब देखिए क्या कहा, विषम संख्या जल्दीबाजी में क्रमागत संख्या पढ़ गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। तो माना विषम संख्याएं हैं, विषम को बोलते हैं आड नंबर, विषम संख्याएं हैं। एक मानिए यक्स, दूसरा मानिए यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। देखो आड नंबर कैसे आ जाती है, यदि हम किसी आड नंबर में 2 का जोड़ देते हैं तो आड नंबर ही आएगा। जैसे 1 है आड नंबर, तो इसके बाद 3 आएगी, 3 के बाद 5, 1 2 2 जोड़ रहे हैं तो हम एक पहली माने यक्स है, दूसरी यक्स प्लस 2 है, यक्स प्लस 4। अब देखिए अब यदि विषम संख्या ना कहता तो हम क्या मानते, यक्स क्रमागत संख्या यक्स, यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, पर यहां पे 8 नंबर कहा तो इसलिए यक्स प्लस 2 किए। क्या कहा, गुणनखंड यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4। कितना आया इसका गुणनखंड, तीनों को गुणा करने पे 1287 आया। अब जैसे अब इसका हम गुणनखंड नहीं कर पाए तो एलसीएम ले लीजिए, तो आसानी से इसका गुणनखंड आ जाता है। तो एलसीएम लेते हैं। अब देखिए 1287 किससे कटता है, भाग दीजिए, 9 से काटिए, 9 एका 9, 9 चौको 9 3 12, 9 चौक 36, 9 तिया 27। ये किससे कट रहा है, 11 से, 11 का 11, 11 तिया 33। फिर ये किससे कट रहा है, 13 से। तो इसका गुणनखंड आ गया 9। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 11 गुणे 13। तो अब देखिए यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4। अब हम तुलना कर दे दोनों की। अब हम लिख दे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर आपका क्या आ गया। अब देखिए 2 का अंतर है, 2 का अंतर इधर भी है, 2 का अंतर इधर है, तो यक्स बराबर कितना आ गया आपका 9। चाहे इधर अब मैं नोट कर दे रहा हूं, दोनों तरफ की तुलना की है तो यक्स बराबर इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो यक्स बराबर आ गया 9। यक्स प्लस 2 बराबर आ गया कितना 11, और यक्स प्लस 4 बराबर आ गया 13। तो 3 विषम संख्याएं हमको पता हो गई, 9 11 13 यानी हम 3 तो माने थे, तो कौन कौन संख्या गई 9 11 13।
अब क्या पूछ रहा, सब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, 13, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर साथियों, समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से देखते जाइए, हम इधर हूं, नोट करिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा जल्दी करिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है। यदि अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। किसी भी रास्ते पे जाइए आपको संकट ही संकट आएगा, पर लेकिन मेहनत के द्वारा सभी संभव है। चलिए, यदि व्यंजक पी इतना, अब ये देखो साथियों क्या होता है, ये टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये जहां ये लिखा रहता है इसका मतलब होता है घात। तो ये दिया हुआ है, देखिए ये इक्वेशन है, मतलब ये पी एक्स के पावर 3 घाते 8 यक्स का स्क्वायर माइनस क्यू यक्स प्लस 1, ये है व्यंजक लिखा हुआ है, समझिएगा। कह रहा व्यंजक एक्सप्रेशन 3 यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो क्रमशः पी और क्यू का मान ज्ञात। अब देखिए, जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या, तो उसका गुणनखंड कर दो। गुणनखंड का जो मान आएगा यक्ष का, वो का मान रख दोगे तो इसका पूर्णतः से इस संख्या को पूर्णतः एग्जिस्ट करेगा, माने इस संख्या को जिसको रखे इसको संतुष्ट कर देगा। पहला इस व्यंजक का है, इसका मान यदि है तो इसका मतलब इसका मान हम इसमें रख दें तो यह संख्या पूरी की पूरी 0 के बराबर आ जाएगी। माने वो संख्या का, जैसे हम कोई एग्जांपल कह रहा हूं, यक्स क्यूब माइनस यक्स दिया है, मैं कहता हूं यक्स माइनस 1 से पूर्णतः यह विभाजित है, इससे कह दूं कि यक्स क्यूब माइनस 1 यक्स माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब है कि यक्स माइनस 1 बराबर हम 0 रख दें तो यक्स बराबर 1 मान आ गया। इसको यदि संख्या में रखेंगे तो इसका मतलब इसका मान 0 आना चाहिए, यदि संतुष्ट करता है विभाजित होगा। तो 1 का मान रखिए, 1 का घाते 3 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब यक्स माइनस 1 यक्स क्यूब माइनस 1 को पूर्णतः विभाजित करता है या संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड। चलिए अब देखते हैं, इससे हम एग्जांपल समझ गए कि मतलब क्या है। चलिए, तो ये से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब हम इसका स्क्वायर रूट देख लेते हैं, 3 यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट कैसे, देखिए गुणनखंड कैसे, जिस व्यक्ति को गुणनखंड नहीं आता उसको बता दे रहा हूं कि क्या करते हैं गुणनखंड में। पहले लास्ट के नंबर का इसको बोलते हैं, तो पहला इसके गुणांक, ये 3 है, गुणांक को आपस में गुणा करते हैं, 1/3 बराबर 3। अब 3 को ऐसे इसका गुणनखंड करके 3 में ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे गुणा करते हैं, जोड़ते हैं कि बीच की संख्या के बराबर आ जाए। यदि माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की आना चाहिए, दोनों का जोड़ या घटाव। यदि धन है तो धन में आना चाहिए, यदि माइनस में है, ऋण में है तो ऋण में आना चाहिए। तब 3 गुण 1 है, तो हम इसको कैसे करते हैं, -1 -3 तो -4 आ जाएगा। यही तो किए, ये देखिए -4 तो चाहिए था हमें, तो पहले इसका गुणा करते हैं, फिर इसी के गुणनखंड जो होंगे उनको ऐसे जोड़ते या घटाते हैं कि बीच की संख्या के बराबर आ जाए। चलिए कर दिए, तो 1 गुणे 3 था, तो 1 और 3 को हम ऐसे जोड़े और घटाएं कि बीच की संख्या के बराबर आ जाए। हम ऋण में है तो ऋण के बराबर आना चाहिए, धन का होता धन के। अब देखिए ऋण का तो -1 ऋण 1 ऋण 3 बराबर ऋण 4 आ गए। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x बचा, ये -1 हो जाएगा, फिर -1 लीजिए तो यहाँ का चिन्ह बदल जाता है, x -1 हो जाता है। अब इसका हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x -1
एक ये आ गया, दूसरे में x माइनस 1 आ गया बराबर 0 आ गया। यदि ऐसी संख्या बीच में गुणा बहुत सी संख्याओं का है, जैसे यहां पे फिर समझा दे रहा हूं, x गुणे y गुणे z बराबर 0 दिया हो, तो इसका मतलब होता है तीनों अलग अलग संख्याएं बराबर 0 जरूर होंगी। तो x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। ये देखिए छोटे छोटे मेथड है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझिए जरूर। क्वेश्चन लगाना बहुत आसान है, उसका हर कंसेप्ट को बताना थोड़ा टफ होता है। तो आपके जितने भी कंसेप्ट, कोई क्वेश्चन में 10 चीज कंसेप्ट आएंगे, उनको छोटे छोटे जरूर बताऊंगा, उनको मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको गुणनखंड बताने जाऊं, ऐसा होता है कैसे इक्वल होता है ये बताने जाऊं, पर बताने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। चलिए ये हो गया, अब हमारा इसको कैंसिल, ये हमारा आ गया, क्लियर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब ये हमारा 3x, तो इसका मतलब क्या होगा 3x माइनस इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/3, एक आंसर ये आ जाएगा। दूसरा दिया है x माइनस 1 इक्वल टू 0, अलग अलग 0 हो जाएंगे, बताया ना, x गुणे y गुणे z, तो x बराबर 0, y, अब जितने भी गुणे होते सबके बराबर 0, अलग अलग 0 हो जाते हैं, तो ये हो जाता x बराबर 1। अब ये मान, इसको समीकरण 1 लीजिए, अब इसको विभाजित करता है तो इसको इक्वेशन इक्वल टू 0 कर देते हैं। जब ये है इसको 0 कर देते हैं, क्योंकि इसको विभाजित कर रहा है तो इसका मान 0 आना चाहिए, तो x बराबर 1, x बराबर 1 इसमें समीकरण 1 में जिसको विभाजित करता है उसी में रखते हैं, मान में रखने पर अब देखिए आज 1 रखिए, 1 का क्यूब हो जाता है 1, तो यहां p बच जाएगा। चलिए पूरे कर देता हूं, p1 के क्यूब माइनस n, 1 का स्क्वायर माइनस q, ये 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 बराबर 0, ये आ गया। तो ये हो जाएगा p, यहां पे 8 बच जाएगा, p माइनस 8 माइनस q आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा p माइनस q। ये संख्याओं को उधर ले जाइए तो ये बन गया p माइनस q बराबर 7, ये समीकरण 1 बन गया। p माइनस q का 8 उधर ले जाओगे धन में जाएगा, ये ऋण में जाएगा तो 7 हो जाएगा 1। अब देखिए 1 आया, अब 1/3 एक मान आ रहा था, x बराबर 1/3 था, अब इसको सेटिस्फाई करिए, फिर समीकरण 1/3 रखिए, तो यहां पे रख देता हूं p 1/3 के क्यूब माइनस 8 1/3 का स्क्वायर माइनस q 1/3 प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिकोण 9 27 माइनस 8/3 त्रिकोण 9, ये हो जाएगा प्लस माइनस q/3 प्लस 1 बराबर 0। अब सबका एलसीएम ले लीजिए, ये प्लस 1 है, प्लस 1। अब इसको ले लीजिए, इसको नोट करिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, फिर मैं मिटा कर सॉल्व करता हूं। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, ये क्वेश्चन है, तो इधर से क्वेश्चन 27 का वो ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, ये p माइनस, अब देखिए अभी जिसको सॉल्व करना ना तो हो, मैं इसका भी बताता हूं कैसे जोड़, इसका 27 सबका ले लेते हैं, ये 27 तो ऊपर होता p 9 तिया 27 माइनस 3 अठे 24 माइनस q है तो 3 ये 27 तो ऊपर गुणा हो जाएगा 9q, ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 27 प्लस 27 बराबर 0। अब देखिए ये आ गया, तो हम फिर लेते हैं p माइनस 9q, जिस संख्या उधर ले जाते हैं ये है -3, तो बराबर इधर माइनस है, ये प्लस का है, तो 27 में 24 गए
3 बचा, तो उधर 3 ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने पर देखिए p माइनस क्यू ये है बराबर 7 आया था हमारा, ये समीकरण 1 था। अब इनको सॉल्व करने पर, सॉल्व करिए, घटा दो, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। p बराबर है तो कैंसिल हो, एक प्लस का एक माइनस का है। ये कितना हो गया, -8q बराबर ये हो जाएगा -10, माइनस में से कैंसिल, तो q बराबर हो जाएगा 10/8, मतलब 2 4 को 8, 2 पंचे 10, 5/4। q का मान कितना आ गया, 5/4। q का मान आ गया 5/4। तो अब ये है q का मान आ गया, तो q का मान समीकरण किसी में रख दो, q का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर q का मान समीकरण 1 में रखिए, तो p माइनस कितना है, 5/4 बराबर 7 है, तो उधर ले जाइए, p बराबर 5 प्लस में जाएगा 7 प्लस 5/4, तो 4 7 28, 5 33/4। ये आंसर q की वैल्यू आ गई। p का है मान, अब देखिए इधर p का मान आया 33/4, तो p बराबर आ गया 33/4 और q बराबर आ गया 5/4। ये है आंसर। अब किसका क्या, p और q का मान क्या होगा, अब देखिए p का है 33/4, हाँ ये देखिए थर्ड आ गया 33/4 और 5/4। ऐसे ही सब, ऐसा संख्या कभी आ जाए कोई गुणनखंड कह दे, यदि कि उससे पूर्णतः विभाजित है तो सबसे पहले उसका गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद यक्ष का बराबर 0 कर दो तो यक्ष का मान निकल जाएगा, और जिसको विभाजित करता है तो उनमें यक्ष का मान रख देते हैं, फिर उससे जो इक्वेशन बनेगा उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर साथियों, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये बहुत एसएससी, सीटेट और यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि एक क्वेश्चन जरूर पूछता है ऐसा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पिछले क्वेश्चन में इसमें अंतर क्या है, पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या है, इसमें दिया है प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत, उसमें दिया था 3 विषम क्रमागत संख्याएं, विषमता यहां प्राकृतिक, तो माना 3 संख्याएं कौन सी हैं, 3 संख्याएं हैं यक्स +1, फिर समझिएगा क्रमागत कॉन्स्टिट्यूटिव, यदि कहीं भी दिया हुआ है मतलब है क्रम से गैप नहीं होना चाहिए। जैसे एक है फिर दूसरी 2 आएगी फिर 3 आएगी, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 4, 4 के बाद 7 या 5, ऐसा नहीं आएगा। क्रमागत का मतलब है कि बीच की संख्याओं में गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये है 3 प्रकार का, तो x +1 x +2 है कि उनमें से सबसे बड़े का वर्ग, उनमें से सबसे बड़े का वर्ग अन्य दोनों के गुणनखंड से 16 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसका कहता है वर्ग। अब देखिए जो कहता जाओ करते जाओ, इसका वर्ग कर दीजिए, कहता है दोनों संख्याओं के गुणनखंड, इसका यक्ष और x +1 का गुणनखंड हो गया, ठीक, से 16 अधिक है, तो 16 ये संख्या अधिक है, 16 ये अधिक है। फिर देखिए पढ़िए, में सबसे बड़े का वर्ग अन्य दोनों के गुणनखंड से 16 अधिक है, तो इस संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या, 16 अधिक ये है, तो हम इधर जोड़ेंगे क्योंकि हम बराबर कर रहे हैं। किसी का भार 46 किलो है, किसी का भार 10 किलो है और दूसरे का भार 15 किलो है, तो कहा कि 15 किलो वाला 10 किलो वाले से 5 किलो अधिक है, तो हम 5 किलो किधर जुड़ेंगे, 15 किलो वाला 5 किलो पे ज्यादा है, तो जो कम है उधर जोड़ेंगे, तो ये अधिक था ये कम था, तो इधर जोड़ दिए। अब देखिए सॉल्व करिए इसको, पहले बताया था कि ये a + b का स्क्वायर होता है, a² + b² + 2ab, उसी से इसको तोड़ते हैं, x² + 2 दूनी 4 प्लस इसको दोनों आपस गुणा करते हैं, x गुणे 2 तो 2x अब गुणे 2,
2ab होता है ना, तो a b का मान ये है ab, तो 2 गुणे b तो 4x। देखिए मैं आपको साफ करने का, x स्क्वायर प्लस x प्लस 16। अब देखिए चार राशियां इधर लाइए, x को इधर ले आइए पूरा, तो x स्क्वायर बराबर है तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए 4x, तो इधर 4x माइनस x आ जाएगा, x भर बचा तो इधर लाइए, नव संख्याओं को उधर ले जाइए, 16 माइनस 4 ये हो जाएगा 12, तो ये 3x ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा x बराबर 12/3, तो 3 चौको 12, तो x बराबर 4 आ गया। अब देखिए नोट करिए, यहां पे 4x माइनस 16 में 4 12 बचा 3x। अब कह रहा है x का मान हमारा आ गया 4, पर कह रहा है सबसे छोटी संख्या तो x ही थी, सबसे छोटी पूछा, बड़ी पूछता तो x प्लस 2 थी, 6 हो जाती। अब सबसे छोटी संख्या पूछा तो x है, तो x का मान हमारा आ गया 4। नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है यदि 2x माइनस 4 4x प्लस p और 6 माइनस 12 समांतर श्रेणी में है तो p का मान पता लगाएं। अब ये आपको बताया गया है कि यदि कोई सीरीज समांतर श्रेणी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस, जिसको कहते हैं सार्व अंतर, हमेशा d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस क्या होता है d, सार्व अंतर उसी को बोलते हैं हिंदी में, d की वैल्यू हमेशा समान होती है। बस सिर्फ यही मेथड लगा देना। कौन कौन सी है? 2x माइनस 4, 4x प्लस p, और थर्ड क्या कहा 6 माइनस 12 किसमें है? AP में है। यदि AP में है तो इनका सार्वंतर इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, समान होता है। सार्वंतर क्या होता है? हमेशा समान होता है सार्वंतर। चलिए इसको भी लिख दूं, समान होता है। आप देखिए तो सार्वंतर d बराबर, इसको घटाते हैं, आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या घटाते हैं, इसमें इसको घटाएंगे तो घटाइए 4x माइनस प्लस p माइनस 2x माइनस 4, इसको ब्रैकेट में रखिए, इक्वल टू, अब इसको इसमें घटाएंगे तो 6x माइनस 12 माइनस फिर आ जाएगा 4x प्लस p। अब देखिए बाहर माइनस लगा है, ऋण लगा है, तो अंदर में धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है। तो अब सॉल्व कर लीजिए इसको, हमारा ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस p, तो प्लस का है ये तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस 4 हो जाएगा। इधर करिए 6x माइनस 12, ये है माइनस का हो जाएगा 4x, और प्लस का है तो माइनस p हो जाएगा। अब देखिए कौन सी कोई संख्या कट रही है, जब देखिए इधर एक बार करिए, p का मान चाहे उधर ले जाइए चाहे p को इधर ले जाइए। अब ये है क्या, ये प्लस 2 का है, 2x है ये, तो 2x बचा, ये p बचा, प्लस ये 4 बच गया, इधर भी है 6 में 4 गए, 2x बच गया, ये माइनस 12 का बचा, और ये माइनस p बच गया, ये माइनस हो गया। अब देखिए 2x बराबर है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। अब ये हमारा आ जाएगा p, ये प्लस का है, ये माइनस p को इधर ले आइए, इधर का देखिए ये p है, उधर से माइनस का प्लस में आ जाएगा, तो p प्लस p इक्वल टू, माइनस का है संख्या इधर ले जाते हैं, माइनस 12 प्लस का 4 है तो उधर जाएगा, माइनस 4 में चला जाएगा, तो आपका ये 2p इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16, 12 4 16, तो p इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16/2, 2 8 16 बराबर माइनस 8 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर बताता हूं, कोई भी सीरीज, यदि वो सीरीज
समांतर श्रेणी है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें हमेशा सार अंतर या कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। मैं केवल वही कर दिया, एपी में दी था तो उसका सार अंतर या कॉमन डिफरेंस समान होता है। तो समान का मतलब डी कैसे निकालते हैं, इस संख्या से इसको करते हैं, घटाते हैं, इस संख्या में इसको घटाते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं, यही डी का वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब दोनों को बराबर करके सॉल्व कर दिए तो पी का मान आ गया -8। देखिए आंसर, इसका आंसर हो गया -8, चौथा सही है। क्लियर साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को जरूर पढ़ते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन में बहुत कंसंट्रेट करके पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यदि क्वेश्चन का देखने में बड़ा सिंपल 1 3 + 4, आप एक बार नजर डालिए उसमें क्वेश्चन में कहता क्या है तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कितने तक जाना, प्रथम 40 पदों तक जाना। अब क्या दिया है, 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 7 + 10 + 9 डैश कहां तक जाना, 40 पदों तक, माने पद 40 पदों तक, डैश 40 पदों तक। अब देखिए ये सीरीज तो नहीं बन रही, हम ऐसा कोई आए तो हम ध्यान से देखेंगे वो सीरीज श्रेणी जरूर बन रही होगी, वो समांतर श्रेणी हो या गुणोत्तर श्रेणी हो, कुछ ऐसी बनेगी। ऐसे जब नंबर सिस्टम पढ़े या अगला जब ये नंबर की सीरीज पढ़ेंगे तब ऐसे क्वेश्चन बहुत से आएंगे, तो हम देख करके पता करें कि ऐसी तो नहीं है कि ये सीरीज, ये जो श्रेणी बन रही है कहीं दो श्रेणियों का मिक्सचर हो, मिश्रण हो, ऐसा तो नहीं है। हम ध्यान देते हैं क्योंकि साथ साथ आ गए, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब है कि यह दो श्रेणियों का मिश्रण है। अब देखिए, अब दो श्रेणियों को अलग अलग कर लेते हैं, 1 4 7 7 एक छोड़ के 10। आप देखिए ले लीजिए 1 + 4 + 7 + 10 दैट। देखिए अब 2 में डिवाइड कर रहे हैं तो 40 है, तो आधा आधा कर दीजिए। कहां तक लेंगे इसको, 20 पदों तक। अब दूसरी श्रेणी प्लस, उसको ब्रैकेट में करिए, फिर दूसरी श्रेणी यहां से 3 5, फिर एक साथ यहां पे आएगा 3 + 5 + 7 + फिर ये 9 आएगा, 9 + दैट कहां तक, 20 पदों तक। आधे आधे में ये दो श्रेणियों का मिश्रण था, मिश्रण थी श्रेणी, तो दोनों को अलग अलग कर दिए। 40 पद थे तो आधा में भाग दे दिया, आधे में डिवाइड कर, तो आज 20 पदों तक ये श्रेणी जा रही थी और 20 पदों तक ये श्रेणी जा रही थी। ध्यान से देखिए, अब दोनों अलग अलग, अब देखिए सीरीज बन गई 1 4 3 7। अब 3 का अंतर है, 1 में 3 जोड़ी ये 4 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ी 7 आएगा, 7 में 3 जोड़ी 10 आएगा। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस ये क्या बनी, समांतर श्रेणी। 3 2 5 2 7 ये भी समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का मैं योग बताया था, यहां मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं जिसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। यस n इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1d। मैं बैक में बहुत इस फार्मूलों को डिक्टेट किया था, बहुत व्यापक तरीके से इसको बताया था, एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, एक n क्या है, टोटल नंबर पदों की संख्या, a क्या है प्रथम पद, d क्या है कॉमन डिफरेंस, 4 में 1 3 7 में 4 3 तो बराबर होता है, तो d ये वैल्यू हो गई। अब इसमें हम मान रखते हैं, देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूं, तो फार्मूला बताया मैं कि ये इस फार्मूला से यूज करेंगे। चलिए इसमें यहां से कर ही देते हैं। n/2 कितना है, 20 है, नंबरों की संख्या कितनी है 20 तो बाई 2, 2a प्रथम पद क्या है इसका 1 है, प्लस पदों की संख्या 20 है तो 20 माइनस b कितना है, 4 में गए 3 बचा, तो ये कॉमन डिफरेंस है। इसी टाइप से इसको साथ इसको करिए, प्लस पहला पद n इसका क्या है, पदों की संख्या, n की संख्या 20 है, 20/2। अब 2 प्रथम पद क्या इसमें 3 है, तो 2a का 3 प्लस n की संख्या 20 है, 20 - 1, 20 में क्या है 5 में 3 गए 2, 7 में 5 गए 2, तो 2 ही आ रहा है।
कॉमन डिफरेंस का 2 है। अब दोनों को आप जोड़ करके इनको सॉल्व करके जोड़ दीजिए। मैं इधर सॉल्व करता हूं। अब देखिए, अब डायरेक्ट करूंगा। इसका है 2 10 2 1 ये 2 हो जाएगा, ये 19 बचेगा, 19 या 57। अब ये हो गया 10 2 प्लस 57, 20 में गए 19 19 दुनिया 29 57, 2 प्लस 57 ये आ जाए। अब दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में भी 10 आ जाएगा। 2 दाम 10 2 3 6 प्लस 19 बचा, 19 दूनी 38 38 6 44 ये आ जाएगा 10 गुणे 44। अब इसको आपको सॉल्व कर लें। 57 58 59 तो गुणे 10 तो 590 प्लस ये हो जाएगा 44 है, ये 44 से लिखा है, कंफ्यूज ना होइएगा। गुणे 44 क्योंकि इसका जगह जोड़ 44 आया था, 44 तो प्लस 440। अब इसको जोड़ दीजिए। 0 9 4 13 5 4 9 10। इसका आंसर, ये सीरीज का आंसर ये आ गया। मैं इस सीरीज को इसलिए क्वेश्चन को उठाया था कि मेरी कोशिश थी कि मैं जो मिश्रण श्रेणी है, मिक्स्ड श्रेणी है, उसको अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो हमेशा ऐसा जब आए आपको सीरीज देखने से पता ना चल सके कि वह समांतर श्रेणी में है या गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जब क्लियर ना हो तो इसका मतलब वह मिक्स श्रेणी होगी। मिक्स श्रेणी में अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं कि एक समांतर श्रेणी या दोनों समांतर श्रेणी बने या दोनों गुणोत्तर श्रेणी बने या एक समांतर श्रेणी या एक गुणोत्तर श्रेणी बने, ऐसे उसको अलग अलग कर लेते हैं। तो मैंने दो को अलग अलग किया। इसमें दोनों ये समांतर श्रेणी बन रहे थे, दोनों समांतर श्रेणी में बन रहे थे, तो उनको मैं दोनों को अलग अलग करके जोड़ दिया, जिसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। उस फार्मूले का यूज करके मैं दोनों को जोड़ करके अलग अलग जोड़ दिए, फार्मूला का यूज करके जोड़े, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, जिससे आंसर निकल आता है 1030। ये आंसर इसका सी है, 1030। क्लियर साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर, ये एक मतलब पावर होता है, घात होता है, फिर मैं बार बार बोलते हैं गुणनखंड है, जहां k एक विषम संख्या। ये बहुत सिंपल है। देखिए ये दिया है 8 के पावर 2k प्लस 5 के पावर 2k, ये दिया है। अब क्या कह दिया है कि विषम संख्या है, विषम मतलब 8 नंबर। देखिए के विषम है, तो के विषम संख्या का मान क्या होता है? के बराबर, इसका मतलब है 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5, इस टाइप से संख्याएं आएंगी। 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, ये विषम संख्याएं हैं। अब देखिए, अब हम इसमें 1 मान रखें, अब आंसर के अनुसार देखेंगे। 1 मान रख के आंसर आ रहा है कि 2 मान रख, 3 मान रख के ये 5। अब के इक्वल टू 1 रखने पर देखिए तो क्या हो जाएगा, 8 2 गुणे 1 प्लस 5 2 गुणे 1, तो हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 28 64 प्लस 5 5 25, 5 4 9 जुड़ गया, 6 2 8 89। यदि 89 ना आता तो फिर अगला स्टेप में देती थी कोई आंसर में 3 रखते, तो यहाँ 89 आ गया, तो इसमें कोई नहीं था, केवल ये जानना था कि विषम संख्या है तो के का मान रख देना है, जो वो आ जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सवाल था, ये बहुत सिंपल सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्चुअली आया हुआ था एसएससी में, तो इसलिए मैं सॉल्व करा देता हूं। चलिए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र, पहला क्वेश्चन, एक छात्र के औसत 71 थे, यदि वह विज्ञान में 35 और अंक, इतिहास में 11 और अंक तथा कंप्यूटर विज्ञान में 4 और अंक प्राप्त करता, तो उसके प्रति प्रश्न पत्र औसत अंक 76 हो जाते। परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र थे? अब देखिए, और अंक क्या मतलब क्या है? यदि मैंने किसी सब्जेक्ट में 40 अंक पाया है
और कहा है कि 35 और अंक पा जाता तो 40 प्लस 35, इसका मतलब अब पा गया मैं 75 अंक। अब जब ऐसा पा गया, दूसरे सब्जेक्ट भी पाया, तो उसका जो औसत आएगा तीनों को जोड़ देंगे और जितने सब्जेक्ट होंगे उनका डिवाइड कर देंगे, उसका औसत आ जाता है। तो औसत उसका बदल गया, यहां पे दिया है 76 हो गया। तो हम मानेंगे माना। पहला इसमें आपको समझना क्या है, माना प्रश्न पत्रों की संख्या, कितने प्रश्न पत्रों की संख्या यक्ष है। प्रश्न पत्र मतलब विषय की, विषय जैसे 6 विषय हैं, हम मान लिए कि यक्ष विषय है, इतिहास, भूगोल, मैथ, साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, इस टाइप से बहुत से विषय हैं, यक्ष विषय हम मान लिए। क्या है, औसत कितना है 71। तो ये हर विषय के औसत निकाला तो औसत बराबर 71 है। अब देखिए तो कुल अंक कितना प्राप्त किया, कुल अंक बराबर टोटल जो औसत होता है प्रश्न पत्रों की संख्या 71 गुणे यक्ष। अब कैसे, आपको ऐसे समझ में आए, ऐसे समझ में, जनरल भाषा में आपको कह दिया जाए कि 3 प्रश्न पत्र हैं आपके, मैथ है, साइंस है और हिस्ट्री है, इतिहास है, गणित है और विज्ञान है, और तीनों में आपने 71 औसत अंक पाए। तो कहे कितने कुल अंक पाए, तो 71 औसत पाए, हो सकता है एक 75 पाए रहे हो, एक में 70 पाए, तो औसत आ गए। दोनों को जोड़ करके जितनी प्रश्न पत्र उनको भाग देते हैं तो 71, तो उनमें तो क्या है कुल अंक पाए, 3 प्रश्न में 71 औसत पाए, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 3 एक 3 तीसरे का, इसका मतलब टोटल नंबर आप इतने पाए। तो यहीं पे वहीं यहां पे भी मैं वही कर रहा हूं कि कुल अंक हो गए 71 गुणे यक्ष, कुल अंक आप इतने प्राप्त किए। अब फिर क्या कहा, यदि वह विज्ञान में 35 और अंक, इतिहास में 11 और अंक तथा कंप्यूटर विज्ञान में 4 और अंक प्राप्त करता तो उसके प्रति प्रश्न का औसत अंक। अब देखिए औसत का फार्मूला आप जानते होंगे, औसत, औसत अंक, ये कुल अंक है, औसत अंक होता है कुल अंक, इसमें लगेगा भागे प्रश्न पत्रों की संख्या। प्रश्न पत्रों की संख्या नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर आप हमारा क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा। अब औसत अंक, नया औसत अंक क्या है 76, कहां गया 76 है, तो हम इक्वल करेंगे यहां पे 76 इक्वल टू, अब देखिए कुल अंक कितना है 71 यक्ष प्लस, अब क्या है और अंक प्राप्त करता है कितने, विज्ञान में 35 और पा गया 35 प्लस, इतिहास में कितना पाया 11 और 4 इसमें और पा गया, और देखिए 4 और अंक प्राप्त करता है कंप्यूटर विज्ञान में, तो वो ज्यादा अंक पा गया। तो जो औसत कुल अंक में, पहले कुल अंक थे हमारे 71 यक्ष, अब ये कह क्या रहा है कि 71 यक्ष अंक तो थे, पर इतिहास में 35, विज्ञान में 35, इतिहास में 11 और कंप्यूटर में 4 और अंक प्राप्त कर लेता है। तो कुल अंक थे, उनमें और अंक जोड़ दो, ये और अंक प्राप्त कर लिया, फिर उसका औसत, नया औसत 76 हो गया। ठीक, तो अब प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी हम माने, ये यहां से देखिए यक्ष, अब इसको आप जोड़ के इसको सॉल्व कर लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसको करिए फिर हम सॉल्व करते हैं, चलिए हम सॉल्व कर देता हूं, इक्वल टू यहां, तो इधर का गुणा हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 76 यक्ष बराबर 71 यक्ष, इसको जोड़िए 35, 11 4 15 प्लस 35 हो जाएगा ये 50। अब देखिए ये हो जाए, इधर ले आइए, तो ये 76 में 71 गए, 5 यक्ष बराबर 50, तो यक्ष बराबर 50 भागे 5, तो 5 10, तो यक्ष का मान आ जाएगा हमारा 10। प्रश्न पत्रों की संख्या सॉल्व करने से कितनी आ गई 10, यही हमारा आंसर आ जाएगा। परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र थे 10 थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
मैथ, विज्ञान और कंप्यूटर साइंस जितने थे, इसका मतलब हमारे प्रश्न पत्र थे 10। क्लियर साथियों? अब देखो फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, प्रश्न पत्रों की संख्या। यदि आप कहें, मतलब पहले 3 का एग्जांपल लीजिए, मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री है, तीनों में कह रहा है आप औसत पा गए 71 नंबर, तो कुल अंक कितना पाए? तो 3 विषय में पाए 71 औसत, तो माना 71, इसमें भी, सेकंड में भी 71, थर्ड में भी, तो 3 का गुणा कर दोगे तो कुल अंक प्राप्त हो जाएगा। 3 एक 3, 3 21। आपसे कोई पूछे कितना नंबर पाए टोटल? 223। तो ऐसे ही यहां पे किया, औसत इतना था, तो कुल अंक हो गए 71 गुणे यक्ष। अब कहता है 71 यक्ष, कहा जाता है कि इतने नंबर तो पाए, पर इतिहास ज्योग्राफी से 71 पाए थे, तो कहने मतलब इसमें एक में 30-35 नंबर ज्यादा पा जाते, दूसरे में 11 नंबर ज्यादा पा जाते, तीसरे में 4 नंबर ज्यादा पा जाते। फिर कह रहा औसत आ जाता, उसका कुछ अलग बदल जाता, तो फिर औसत तब भी निकालते, तो जो प्रश्न पत्रों की संख्या थी तो उसी को तो भाग देते, उसी को इसमें भाग दिया। देख लो, ये प्रश्न पत्रों की संख्या तो समान थी, और नया औसत बदल गया, 76 हो गया, तो इसमें 76 बराबर 71 x प्लस 35 प्लस 11 प्लस 4 बटे x, तो x का इधर गुणा हो जाएगा, 76 x आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 71 x प्लस 50 का जोड़ आ जाएगा, तो 5x इधर ले आएंगे, तो 5x इक्वल 50, तो x बराबर 10। चलिए सॉल्व हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये है 30 क्वेश्चन। एक बाल्टी का 4/13 भाग, अब देखिए 4/13 भाग भरता है कितने? 6 मिनट में भर जाता है, तो बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय? तो बची हुई बाल्टी का कितना है? ये 4/13 है, तो पूरी बाल्टी है 1, तो 4/13 घटा दो, तो बचा हुआ भाग बाल्टी का आ जाए कितना? खाली है 13 का नाम, 13 में 4 गए, 9/13। इतना बची हुई बाल्टी है, बची है, तो अब 9/13 6 मिनट में करता है, तो 9/13 कितने देर में करेगा? तो इसमें 6, इसको नीचे इसको भाग देते हैं, 4/13 गुणे 9/13, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है। अब ये 4 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3 या 27/2। केवल इसमें गुणा भाग था, इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। क्लियर? फिर इसका नहीं समझ में आ रहा हो तो 6/4 आ गया, इसका 13 आ गया, तो गुणे कितना का है? 9/13, तो ये नीचे है, तो ये कैंसिल हो गया, तो अब बचा ये 6/4 गुणे 9, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 या 27/2। अब ये आंसर हो जाएगा। चलिए कितने मिनट भरेगा? 13। अब देखो 27/2 आया, भाग दीजिए, 2 का नाम 2, 13 दूनी 26, सही 1/2, इतने मिनट में। अय्या, अब देखिए 1/2 को मिनट बदलना है तो क्या हो जाएगा? पूरा कितना होता है? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 का हाफ हो जाएगा 30, तो 13 मिनट 30 सेकेंड आ जाएगा आंसर। या तो ऐसे लिखिए, चाहे ये लिखिए, 13 सही 1/2 मिनट, या 13 मिनट 30 सेकेंड, क्योंकि 1/2 किसका है? 60 मिनट का, 1 मिनट का, 1 मिनट का 1/2, तो 1 में 60 सेकेंड होता है, तो 60/2 बराबर 30, तो आंसर हो गया। क्लियर साथियों? साथियों आज हमारा लेक्चर, आज हमारा नंबर सिस्टम का पूरा सिलेबस खत्म होता है। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे परसेंटेज। तो ये लेक्चर हम कल से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज को हम कंसेप्ट एंड ट्रिक दोनों के माध्यम से कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, यह जरूर देखेंगे। देखिए नंबर सिस्टम का सिलेबस बहुत बड़ा था, क्योंकि ये पूरे मैथमेटिक्स का अर्थ पूरा मिक्सअप है, पूरा मिक्स है, इसलिए इसमें काफी टाइम लगा। इसके 10 वीडियो बने टोटल। अब ये सिलेबस इसका खत्म होता है, पूरा नंबर सिस्टम पूरी तरह से खत्म होती है, अब इसका समाप्त कर दिया गया है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशतता, इसलिए उस वीडियो का अगले वीडियो को धैर्य पूर्वक देखिएगा।
साथियों, यदि मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।